गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो रही है बच्चों, आ जाइए जल्दी जल्दी। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारी पुरानी क्लास भी कीजिए, ठीक है बच्चों। और सभी से कहना चाहूंगा, अगर हमारी क्लासेस पसंद आती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपके जो भी डाउट्स होंगे हम सैटरडे संडे को लेंगे, ठीक है। तो आप अभी थोड़ा इस क्लास में फोकस करें। ग्रुप में आया है मुझे कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, तो जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, उन्हीं करंट अफेयर्स को आप थोड़ा फोकस करो, जो हम बता रहे हैं। क्योंकि हम बेस्ट करंट अफेयर दे रहे हैं आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको अगर कचरा ही पढ़ना होगा तो हम आपको कंपाइलेशन अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। जिससे आपकी एग्जाम तो क्लियर नहीं होगी, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट तो नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे अगर आपको चाहिए होगा कि नहीं सर हमें सिर्फ कंपाइलेशन दे दो, तो मैं किसी भी कोचिंग का उठा के कंपाइलेशन दे दूंगा आपको। मैं बेस्ट मटेरियल लेके आ रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट कोचिंग का बेस्ट मटेरियल लेके आ रहा हूँ, जिससे आपकी एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। अगर लग रहा होगा आपको, हाँ मैं मैगजीन दूंगा आपको, ठीक है। मैगजीन दूंगा, लेकिन अभी जस्ट आपका बिगिनिंग फेस है। मैं दूंगा आपको कि आपको कब पढ़ना चाहिए, तो आप थोड़ा उस टेंशन से रिलैक्स हो जाइए। हम प्रोवाइड करेंगे आपको मैगजीन भी, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर का जो हम करंट अफेयर आपको पढ़ा रहे हैं, डेली 5 to 6 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और उससे ज्यादा आप याद भी नहीं रख सकते। तो यही कहना चाहूंगा मैं, अगर आपको करंट अफेयर पे भी फोकस करना है, क्योंकि देखिए, ज्यादा फोकस करंट अफेयर पे भी मत रखिए। डेली 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा करंट अफेयर के लिए बहुत है। अगर आप मेरी क्लास सुन रहे हो, क्लास होती है 40 to 45 मिनट्स की करंट अफेयर की, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा मिनिमम 50 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद जो हम पीपीटी आपको सेंड करते हैं, उस पीपीटी को आप ध्यान से पढ़ें। आपको की इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताता हूँ क्लास में कौन कौन सा है, उन चीजों को फोकस करें, आप हाईलाइट करें, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करें, ठीक है। और अभी से ज्यादा करंट अफेयर के पीछे ना भागे, जो हम क्लास में बता रहे हैं उन चीजों को ही करें। क्योंकि करंट अफेयर फिर आपको जैसे एग्जाम पास में आती है ना, तो आपको जनवरी से लेके मई तक कंपाइलेशन अवेलेबल हो जाती है। उसमें सारा कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है वही करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है बहुत से इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा वो सब चीजें। बस अभी आप इन चीजों पर फोकस करें कि जब हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों, 1 मिनट में क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। आ जाइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन, 1 मिनट में। ठीक है, आगे से भी बच्चे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं अभी हमारी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम अभी। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनके लिए गुड इवनिंग। हम अभी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और क्लास पूरी कीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, क्योंकि कुछ बीच बीच में भी या फिर कुछ ऐसे पॉइंट में बताता हूँ जो आपको प्रीलिम्स के नजरिए से या फिर या मेंस के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो। और इस संडे को मैं एक डिस्कशन क्लास लूंगा या डाउट सेशन लूंगा। आपको सभी को अवेलेबल रहना है। अगर आपके डाउट्स है, तो ऐसा ना हो कि सर ने डाउट सेशन लिया और आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन रेडी रखिए अपने, मुझसे जो भी डाउट पूछना है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए 4-5 मिनट स्टार्टिंग के आपके साथ बात करने में ही चलेगा मेरे। जी मैं इंपॉर्टेंट कमेंट लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगा कि आपको सही में अ, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो ठीक है। और नोट्स आज मैंने सेंड कर दिया आपको, साउथ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है। सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज भी डाल दिए मैंने। इन चीजों को रीड करो आप। फिर जब मैं मंडे से एनसीईआरटीज की क्लास लूंगा आपकी, तो आपको उस चीज का बेसिक नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अभी। सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा। 1 मिनट रुकिए, हाँ। देखेंगे कौन सा करंट अफेयर हमारा। हाल ही में अधिक उपभोक्ताओं और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉशिंग में अत्यधिक सक्रिय हो गई है, ठीक है। क्या हुआ है,
जो अधिक उपभोक्ता और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो कंपनियां आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉशिंग में अत्यधिक सक्रिय हो गई है, ठीक है। तो एआई धुलाई के बारे में जानेंगे, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉशिंग के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। यह एक भ्रामक प्रचारात्मक अभ्यास है जो किसी उत्पाद या सेवा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के बारे में बढ़ा चढ़ाकर या स्पष्ट रूप से झूठ बोलता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉशिंग क्या है? ये एक भ्रामक प्रचारात्मक अभ्यास है जो किसी उत्पाद या सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के बारे में बढ़ा चढ़ाकर या स्पष्ट रूप से झूठ बोलता है। कंपनियां अक्सर डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग जैसे उन्नत एआई एल्गोरिथम का उपयोग करने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में उनके सिस्टम संचालन के लिए सरल नियम आधारित स्वचालन या पूर्व प्रोग्राम के लिए किए गए प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं, ठीक है। एआई कंप्यूटर को पहले भारी मात्रा में जानकारी पर प्रशिक्षित होने के बाद सीखने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या गया है, जो कंपनियां है अक्सर डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग जैसे जो एआई एल्गोरिथम का उपयोग करने का दावा करती है, वही वास्तव में उनके सिस्टम संचालन के लिए क्या करती है, सरल नियम आधारित स्वचालन या पूर्व प्रोग्राम किए जाते हैं उनकी प्रक्रियाओं पर वो जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग निर्भर करते हैं, ठीक है। एआई कंप्यूटर को पहले भारी मात्रा में जानकारी प्रशिक्षित होने के बाद सीखने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाया जाता है। एआई वॉशिंग जो कि ग्रीन वॉशिंग से निकला एक शब्द है, ठीक है। एआई वॉशिंग क्या है, जो ग्रीन वॉशिंग से एक निकला हुआ शब्द है। उसमें कंपनियां भ्रामक रूप से अपने उत्पादों या सेवाओं को एआई द्वारा संचालित या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला लेबल देती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है एआई वॉशिंग शब्द किसने गढ़ा, लेकिन इसे अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। उसने निवेश सलाहकार फर्म ग्लोबल प्रिडिक्शन और डेल्फिया के खिलाफ $2,25,000 यानी 1.8 करोड़ और $1,75,000 यानी 1.4 करोड़ का जुर्माना लगाया है, ठीक है। क्या कहा है इन्होंने कि जो एक निवेश सलाहकार फर्म ग्लोबल ग्लोबल प्रिडिक्शन और डेल्फिया के खिलाफ उन्होंने क्या किया है, 1.8 करोड़ और 1.4 करोड़ का जुर्माना लगाया है, ठीक है। अब कंपनियां एआई वॉशिंग मशीन में क्यों संलग्न हुई है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। जो कंपनियां हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉशिंग मशीन में क्यों संलग्न हुई है, ठीक है। एक फेस कट रहा है मेरा, 1 मिनट। मैं उसको सही कर देता हूँ। देखिए अब नहीं हो रहा होगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे। जो कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपने ब्रांड के साथ जोड़ना चाहती है, वे निम्नलिखित के लिए एआई वॉशिंग में संलग्न हो सकती है। जैसे इसमें देखिए, उपभोक्ता एवं निवेशक की रुचि बढ़ाए, ब्रांड मूल्य बढ़ाए, किसी उत्पाद सेवा से कथित मूल्य को बढ़ा चढ़ाकर बताना, तेजी से बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहे, यह धारणा बनाए कि वे किसी विशिष्ट प्रतिस्पर्धी से अधिक उन्नत है, ठीक है। जो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपने ब्रांड के साथ जोड़ना चाहती है, वो वॉशिंग मशीन में यह संलग्न हो सकती है। क्या क्या टाइप हो सकते हैं उसके, जो उपभोक्ता एवं निवेशक में रुचि बढ़ाए, वो ब्रांड अपने ब्रांड के मूल्य को बढ़ाए, किसी उत्पाद सेवा से कथित मूल्य को बढ़ा चढ़ाकर बताए, तेजी से बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धा बना रहे, यह धारणा बनाए कि वे किसी विशिष्ट प्रतिस्पर्धी से अधिक उन्नत है। अब हम जानेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉशिंग है ये समस्याग्रस्त क्यों है। इससे एआई की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, वास्तविक प्रगति में बाधा आती है तथा उपभोक्ताओं और व्यवसायों में नुकसान होता है। इसकी ये समस्याग्रस्त क्यों है? क्योंकि जो इसकी वास्तविक प्रगति उसमें बाधा आती है, उपभोक्ता और व्यवसाय को इससे नुकसान होता है। जबकि कंपनी अपनी एआई क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बखान करती है और अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाती, तो एआई उद्योगों में निराशा और संदेह की भावना पहुंचती है। जब जो एआई एआई उद्योग है, ठीक है, उसकी अगर क्षमता बढ़ा चढ़ाकर बयान करती है, लेकिन अगर वो अपने अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाती, ठीक है, तो क्या होता है, उनके उद्योगों में निराशा उत्पन्न होती है, बराबर है। उसके बाद यह प्रबंधन का ध्यान और संसाधन व्यवहारिक एआई नवाचार से हटा देता है।
उसके बाद हम दूसरा देखेंगे करंट अफेयर्स हमारा क्या है। हाल ही में होलो ने नारियल के छिलकों से निर्मित सक्रिय कार्बन का उपयोग करके अतिसंधारित यानी सुपर कैपेसिटर विकसित किया है। हाल ही में क्या हुआ है, जो हुलो है उन्होंने क्या किया है, हुलो ने नारियल के छिलकों से निर्मित सक्रिय कार्बन, जो नारियल के छिलकों से एक कार्बन का कार्बन निर्मित होता है, उससे क्या किया उन्होंने, सुपर कैपेसिटर विकसित किया है। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी जानेंगे हम अभी। स्क्रीन कट रही है ना, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है बच्चों। हम्म। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। 1 मिनट सभी रुकिएगा, ठीक है। आ रहा है। गुड इवनिंग, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग। साउंड चेक कर रहा था बच्चों, ठीक है। हम्म, चलो हम कहाँ पर थे। हाल ही में होलो ने, 1 मिनट रुकिएगा सभी, 1 मिनट। थोड़ा मेरे को इशू आ रहा है इसमें नेटवर्क में, 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। अगर वो अपने अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाती, ठीक है, तो क्या होता है। हेलो 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 हेलो। होलो ने, ठीक है, सॉरी, माफी चाहूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मुझे लग रहा था कि इशू आ रहा है साउंड में, वही चेक कर रहा था मैं। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे। तिरुवनंतपुरम स्थित राजकीय महिला विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने केरल में एक प्रमुख कृषि तटीय क्षेत्र कृषि तटीय क्षेत्र नारियल के छिलकों से अति संधारित मीन सुपर कैपेसिटर निर्माण के लिए उपयुक्त सक्रिय कार्बन के उत्पादन की एक विधि विकसित की है। इन्होंने क्या किया, कहा की घटना है ये, जो तिरुवनंतपुरम स्थित राजकीय महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तिरुवनंतपुरम स्थित राजकीय महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, कि महिलाओं ने केरल की एक प्रमुख कृषि तटीय, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ प्रीलिम्स के नजरिए से। ये चीजें आपको हाईलाइट्स की है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। नारियल के छिलकों से अति संधारित निर्माण के लिए उपयुक्त सक्रिय कार्बन के उत्पादन की एक विधि विकसित की है। यह अति संधारित सार्वभौम सुपर कैपेसिटर से 4 गुना अधिक सक्रिय है, ठीक है। जो सुपर कैपेसिटर है वो सार्वभौम सुपर कैपेसिटर से 4 गुना अधिक अधिक शक्तिशाली है। उसके आगे हम पढ़ेंगे अभी। इसमें ध्वनि की टीम ने कॉलेज के केंद्रीयकृत सामान्य उपकरण सुविधा यानी सेंट्रलॉइड सेंट्रलॉइड कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, ठीक है, में नवीन माइक्रोवेव सहायता पद्धति का उपयोग करके विकसित की है। कौन सी पद्धति इन्होंने उपयोग करके विकसित की है? सेंट्रलाइज कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, ठीक है, इसको याद रखना है। सेंट्रलॉइड्स कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी में नवीन माइक्रोवेव सहायता पद्धति का उपयोग करके यह विकसित किया गया है। एक उन्नत माइक्रोवेव पायरोलिसिस टैंक 5 मिनट में उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन उत्पन्न कर सकता है। अति संधारित एक मीन सुपर कैपेसिटर एक प्रकार का संधारित यानी कैपेसिटर है जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है। यानी यह एक सामान्य कैपेसिटर प्रति इकाई द्रव्यमान या
आयतन में आमतौर पर 10 से 100 गुना तक अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। वे स्थायी ऊर्जा भंडारण समाधान की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सामने आए हैं। हालांकि बेहतर सुपर कैपेसिटर खराब सामग्री को ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है। एक्टिव कार्बन के लाभ जानेंगे हम। जो एक्टिव कार्बन है उसके लाभ क्या है? जो वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सक्रिय कार्बन के नवीनतम संस्करण को सस्ते होने के साथ साथ विशिष्ट सुपर कैपेसिटर क्षमता को चित्रित किया गया है। सौरभ की टीम, देखिए मेरा नाम आ गया। सौरभ की टीम 5 मिनट में उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन उत्पादन करने में सक्षम रही है, जिससे राग जैसी राख जैसी उपस्थिति नहीं रही, जिसके कारण शून्य लागत उत्पन्न हुई है। यह नई विधि अत्यधिक छिद्रयुक्त संरचना वाला सक्रिय कार्बन प्रदान करती है, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक आदर्श सामग्री है। केंद्रीकृत सामान्य उपकरण सुविधा अर्थात केंद्रीयकृत सामान्य उपकरण सुविधा गांधीनगर के अंदरूनी और बाहरी बहुविषयक अनुसंधान को अनुकूल बनाने के लिए नवीनतम और उन्नत एकीकृत उपकरण से युक्त एक केंद्रीय सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय उपकरण सुविधा की स्थापना की गई है। यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसमें उन्नत उपकरण शामिल होते हैं। हम देखेंगे इसमें कौन कौन से उपकरण शामिल होते हैं, जैसे परमाणु चुंबकीय अनुनाद मीन्स स्पेक्ट्रोमीटर, ब्रुनाउर एम्मेट टेलर विश्लेषक, प्रतिदीप्तिमापी या फ्लोरोमीटर, विद्युत रासायनिक कार्य केंद्र मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क टेंशन। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चारों ऑप्शन एग्जाम में पूछ सकता है कि केंद्रीकृत सामान्य उपकरण सुविधा में कौन कौन से उपकरण शामिल होते हैं, तो ये चारों आपको याद रखना है। उसके आगे हम देखेंगे अगली न्यूज। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3 और 4 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में ग्लोबल इंडियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो आज क्या हो रहा है? आज जैसे 3 और 4 जुलाई है, ठीक है, तो आज को नई दिल्ली में ग्लोबल इंडियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ग्लोबल इंडियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। समाचार पर अधिक जानकारी देखेंगे हम इसमें। यह शिखर सम्मेलन सहयोग और ज्ञान साझाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजित क्यों किया जा रहा है? सहयोग और ज्ञान साझाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, जिसमें एआई प्रौद्योगिकी को नैतिक और समावेशी रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी के अध्यक्ष के रूप में भारत जीपीएआई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों और विशेषज्ञों की मेजबानी भी करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई सुरक्षित है, संरक्षित है और भरोसेमंद भी है। ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है? जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उस पर वैश्विक भागीदारी के अध्यक्ष के रूप में भारत जीपीएआई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों के और विशेषज्ञों की मेजबानी भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि संरक्षित रहे एआई और सुरक्षित भी रहे। ग्लोबल इंडिया शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में जानेंगे हम अभी डिटेल में। यह शिखर सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगा जहां वैश्विक विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठन और शिक्षा जगत के प्रमुख एआई विशेषज्ञ महत्वपूर्ण एआई मुद्दों और चुनौतियों पर अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान कर सकेंगे। यह शिखर सम्मेलन क्या करेगा? यह मंच प्रदान करेगा कि जहां वैश्विक विज्ञान, उद्योग, जो नागरिक समाज है, जो सरकार है हमारी, अंतरराष्ट्रीय संगठन है और जो शिक्षा जगत है, उसमें एआई के विशेषज्ञ महत्व और जो विश्व जगत एआई के प्रमुख विशेषज्ञ महत्वपूर्ण एआई मुद्दों और चुनौतियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत स्वयं को एआई नवाचार में अग्रणी के रूप में स्थापित करना चाहता है। यह शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत क्या करना चाहता है? भारत स्वयं को एक एआई का नवाचार के रूप में खुद को एक सामने लाकर एक स्थापित करना चाहता है कि हम एआई के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तथा यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एआई का लाभ सभी तक पहुंचे तथा देश की सामाजिक व आर्थिक प्रगति में योगदान मिल सके। ठीक है, देश इससे क्या होना चाहिए कि जो देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति है वो वो बढ़ सके। ठीक है, अब हम जानेंगे इंडियाई मिशन क्या है। इंडिया का एआई मिशन क्या है? सरकार के भारत में एआई का निर्माण और भारत के लिए एआई का उपयोग के दृष्टिकोण के फलस्वरूप मार्च
मार्च में 10,371 करोड़ रुपए का एक बजट के साथ भारत एआई मिशन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? एआई को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना, ठीक है, एक व्यापक इकोलॉजिकल सिस्टम उसके लिए रेडी करना, ठीक है। इसका ये उद्देश्य है कंप्यूटिंग तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाकर एक मजबूत एआई, ठीक है, जो कंप्यूटिंग तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाकर एक मजबूत एआई पारिस्थितिक तंत्र बनाए, जो हमारा डेटा उसकी गुणवत्ता में सुधार तथा स्थानीय क्षमताओं का विकास और पूंजी के साथ स्टार्टअप का समर्थन करना, सामाजिक रूप से लाभकारी एआई परियोजनाओं का बढ़ावा देना, नैतिक एआई प्रथाओं की वकालत करना, ठीक है। भारत के एआई मिशन में क्या क्या शामिल है? देखिए, जैसे भारत के एआई मिशन में ये शामिल है कि उसे एआई को बढ़ावा देना है। उसके लिए उसको क्या करना है? जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसका निर्माण करना है। तो उसके उद्देश्य क्या क्या है? उनको कंप्यूटिंग तक पहुंच, हम आगे आपको बताएंगे कंप्यूटिंग क्या होती है। कंप्यूटिंग तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाकर, जो कंप्यूटिंग है उसको लोकतांत्रिक बनाकर एक एआई पारिस्थितिक तंत्र बनाना है, तथा उनको उनका जो डेटा है उसकी जो डेटा की गुणवत्ता में सुधार लाना है, तथा जो स्थानीय एआई है उसकी क्षमताओं का विकास करना है, तथा पूंजियों के साथ साथ स्टार्टअप का समर्थन करना, सामाजिक रूप से लाभकारी एआई परियोजनाओं को बढ़ावा देना, नैतिक एआई प्रथाओं की वकालत करना, ये चीज इसमें शामिल है, ठीक है। साथ ही हम आगे पढ़ेंगे इंडियाई मिशन, भारत के भारत में एआई का निर्माण और भारत के लिए एआई का उपयोग के दृष्टिकोण के फलस्वरूप मार्च 10, 1 मिनट, ये रिपीट हुआ है क्या हमारा? नैतिक वकालत, सॉरी, ये थोड़ा रिपीट हो गया हमारा। हम जानेंगे इंडियाई एआई मिशन के प्रमुख स्तंभ क्या क्या है, ठीक है। इंडियाई एआई के प्रमुख स्तंभ क्या क्या है हम जानने वाले हैं। इंडियाई कंप्यूट क्षमता, साझेदारी के माध्यम से 10,000 से अधिक जीपीयू के साथ एक स्केलेबल एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम बनाना। इनका क्या है? 10,000 से अधिक जीपीयू के साथ एक स्केलेबल एआई कंप्यूटिंग सिस्टम बनाना, तथा एक एआई मार्केट प्लेस, एआई सेवाएं और पूर्व प्रशिक्षित मॉडल प्रदान करेगा, जो आवश्यक एआई संसाधनों के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इनका मेन मोटो क्या है? कि इनको एक मार्केट प्लेस, एआई सेवाएं और प्रशिक्षित मॉडल प्रदान करेगा, जो आवश्यक एआई संसाधनों के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में यह कार्य करेगा। उसी के बाद हम जानेंगे कि जो इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, ठीक है, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर के बारे में जानेंगे हम। भारत के विविध उद्योगों के अनुरूप स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल मॉडल और डोमेन विशिष्ट आधारभूत मॉडल विकसित करने पर केंद्रित है। भारत का इनोवेशन सेंटर किस पर क्या विकसित केंद्र सॉरी क्या विकसित करने पर केंद्रित है? वह विकसित करने पर केंद्रित है कि उन्हें एक स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल और डोमेन विशिष्ट आधारभूत मॉडल को विकसित करना है, ठीक है। इंडियाई एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म भारतीय स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से एआई नवाचार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक पहुंच को सरल सरल बनाना। इंडियाई इंडिया एआई अनुप्रयोग विकास पहल बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य विभागों में समस्या निवारण को संबंधित करने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई समाधान को बढ़ावा देना है। इनका अनुप्रयोग विकास पहल क्या है? इनका बड़े पैमाने पर इन्हें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाना है, और जो राज्य विभाग है उनकी समस्याओं का निवारण करना है, ठीक है। इंडिया इंडिया एआई फ्यूचर स्किल पाठ्यक्रमों का विस्तार करके और कुशल एआई पेशेवर को विकसित करने के लिए टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब की स्थापना करके एआई शिक्षा को एआई शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना। इंडिया एआई स्टार्टअप वित्त पोषण, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सुव्यवस्थित वित्त पोषण पहुंच के साथ साथ डीप टेक एआई स्टार्टअप का समर्थन करना। इनका स्टार्टअप वित्त पोषण क्या है? इनका स्टार्टअप वित्त पोषण यह है कि जो नवाचार और आर्थिक विकास को इनका बढ़ावा देना है, और उसको सुव्यवस्थित वित्त पोषण पहुंच के साथ डीप टेक एआई स्टार्टअप का उन्हें समर्थन करना है, ठीक है। उसके आगे हम जानेंगे सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई, नैतिक एवं पारदर्शी एआई प्रौद्योगिकी के लिए स्वदेशी उपकरणों, रूपरेखा और दिशा निर्देशों के साथ
जिम्मेदार एआई विकास को बढ़ावा देना। उसी के साथ हम जानेंगे अगला करंट अफेयर हमारा। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नवीन धातु ऑक्साइड नैनो कंपोजिट विकसित किया है जो कार्बनिक प्रदूषणों के विघटन में मदद कर सकता है। समाचार के बारे में अधिक जानकारी देखेंगे हम। यह एक नया मेटल ऑक्साइड नैनो कंपोजिट विकसित किया गया है जो रंगों और फार्मास्यूटिकल जैसे कार्बनिक प्रदूषकों को फोटोकैटालिटिक विघटन में मदद कर सकता है और इसलिए इसका उपयोग पर्यावरण की सफाई के लिए टिकाऊ तकनीक के रूप में किया जा सकता है। फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है जो जल निकायों में मौजूद कार्बनिक प्रदूषकों को तोड़ने के लिए टिटेनियम या टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे अर्धचालक पदार्थ का उपयोग करती है। ये क्या करती है, जो पर्यावरण को अनुकूल बनाने की जो तकनीक है उसके लिए जल निकायों में मौजूद कार्बनिक प्रदूषक उनको तोड़ने के लिए जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है, ऐसे पदार्थों का ये उपयोग करते हैं। ठीक है। धातु ऑक्साइड फोटोकैटालिसिस जल निकायों से कार्बनिक प्रदूषकों को हटाने के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करता है। जब अर्धचालक पदार्थ प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन होल होल जोड़े उत्पन्न करते हैं और प्रदूषकों को हानि रहित उप उत्पादों में बदल देते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे फुलर की धरती पर डोपेट मेथिलीन ब्लू विवर्णीकरण के लिए एक प्रकाश उत्प्रेरक के रूप में चिन्हित और परीक्षण किया गया है। फुलर की धरती ने 90 मिनट तक दृश्यमान प्रकाश में पीएच 9.0 डाइविलेन का 96.15% रंग विरंजन प्राप्त किया है। फुलर की मिट्टी ने अंधेरे में टिटेनियम ऑक्साइड के अवशोषण में सुधार किया जिससे लागत प्रभावी पर्यावरणीय फोटोकैटेलिस्ट का सुझाव दिया है। यह कार्य हाल ही में एल्सेवियर पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, जिसे इनऑर्गेनाइज केमिस्ट्री कम्युनिकेशन, ठीक है, इस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इसका महत्व जानेंगे हम। इसका उपयोग पर्यावरण की सफाई के लिए एक टिकाऊ प्रौद्योगिकी के रूप में किया जाता है। धातु ऑक्साइड फोटोकैटालिसिस जल निकायों से कार्बनिक प्रदूषकों को हटाने के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करता है। तैयार नैनो कंपोजिट का उपयोग उत्प्रेरण, ऊर्जा भंडारण, सेंसर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव चिकित्सक क्षेत्र, कोटिंग और जल विभाजन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से संभावित रूप से किया जा सकता है। आगे जानेंगे हम। 30 जून को संताल हुल की 169वीं वर्षगांठ मनाई जाती है जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसानों द्वारा किए गए शुरुआती विद्रोह में से था। यह हमारा हिस्ट्री में है संताल विद्रोह। ठीक है। जब हम संताल विद्रोह स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री चालू करेंगे, तब उसमें देखेंगे हम। ठीक है। संताल विद्रोह के बारे में भी जानने वाले हैं हम कि संताल विद्रोह क्या क्या होता है। ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में सुना होगा आपने। तो सबसे पहले हम जानेंगे संताल कौन है। संताल भारत में गोंड और भीलों के बाद तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समाज है। ठीक है। ये याद रखना आपको। संताल भारत में गोंड और भीलों के बाद तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। आज वे मुख्य रूप से उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। बाकी जब पीडीएफ शेयर करता हो तो उसमें से आपको खुद से निकालना है करंट अफेयर। ठीक है। हाईलाइट करना है उनको कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रीलिम्स के नजरिए से, क्योंकि आपको सिलेबस रोज पढ़ने के लिए कहा था मैंने। अब पता नहीं आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो सिलेबस। ठीक है। और जो पढ़ा था उसको रिवाइज करते जाइए थोड़ा। तो आगे पढ़ेंगे हम। वे मुख्य रूप से उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में केंद्रित है और भारत में उनकी जनसंख्या 6 मिलियन से अधिक है। वे पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा बनाई गई ओल्ड चीकी लिपि का उपयोग करते हुए संथाली बोलते हैं। दामोदर नदी का विशेष महत्व है। मृतक की अस्थियों और राख को शांतिपूर्ण जीवन के लिए इसमें विसर्जित किया जाता है। संताल लोग सरना धर्म का पालन करते हैं। ये याद रखना है। ठीक है। संताल लोग सरना धर्म का पालन करते हैं तथा जाहिर नामक पवित्र वन में प्रकृति की पूजा करते हैं। संताली भाषा को भारत की आधिकारिक जनजातीय भाषा के रूप में अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त है। इसे 2003 के
92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा 22 में सिंधो कान्हो बिरसा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीपति टुडू द्वारा पहली बार भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। संताल विद्रोह क्या, उसके बारे में जानेंगे हम। 1855 का संताल हुल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ चार भाई सिद्धो कान्हो चांद और भैरव मुर्मू तथा उनकी बहनों फूलो और झानो द्वारा नेतृत्व किया गया विद्रोह था। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति अपनाई और लगभग 6 महीने तक लड़ते रहे। अंततः जनवरी 1856 में उनकी हार हुई। सिद्धू को अगस्त 1855 में फांसी दे दी गई। उसके बाद कान्हू को फरवरी 1856 में फांसी दे दी गई। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करने के उद्देश्य से किए गए शुरुआती किसान विद्रोह में से एक था। संतालों ने अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की रक्षा के लिए ऊंची जातियों, जमींदारों, स्थानीय अधिकारियों और शाहूकारों का भी सामना किया था। ठीक है, और जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था, दिक्खू कहा जाता था। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा आप कि उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक के उत्पीड़न का प्रतिरोध करने के उद्देश्य से किए गए शुरुआती किसान विद्रोह में से एक था एक। ठीक है, संथालों ने अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की रक्षा के लिए ऊंची जाति, जमींदारों तथा स्थानीय अधिकारियों और शाहूकारों को दिक्कू कहा जाता था, उनका भी सामना किया। विद्रोह के पीछे के कारण जानेंगे हम कि विद्रोह क्यों हुआ था। ठीक है, विद्रोह के पीछे के कारण संतालों ने पहली बार 1793 में लागू किए गए स्थायी भूमि बंदोबस्त के जवाब में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और उसके लगातार इसका विरोध किया। उन्होंने पहला विरोध क्यों किया था, जो अंग्रेजों ने पहली बार 1793 में स्थायी भूमि बंदोबस्त लाया था, उसके खिलाफ इन्होंने उनका विरोध किया था। 1832 में अंग्रेजों ने उनके लिए कुछ खास क्षेत्रों को संताल परगना या दामिन ए कोह का नाम दिया था। ये क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के बीरभूम, मुर्शिदाबाद, भागलपुर, छोटा नागपुर आदि से विस्थापित होकर आए संतालों को आवंटित किए गए थे। संतालों को दामिन ए कोह में बसने और खेती के लिए जमीन देने का वादा किया गया था। हालांकि इन वादों को पूरा करने के बजाय संतालों को जमीन हड़पने जैसी दमनकारी प्रथाओं का सामना करना पड़ा। उनसे बेगारी मीन्स बंधुआ मजदूरी भी कराई जाती थी, जिसके दो प्रकार है, कामियोती और हरवाही। ठीक है, ये दो बंधुआ मजदूरी थी, उनसे करवाई जाती थी। तो एसपीटी और सीएनटी अधिनियम विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित अधिनियम लागू किए गए थे। संताल परगना काश्तकारी एसपीटी अधिनियम 1876। अंग्रेजों ने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाने वाले कानून बनाए। यह कानून सुनिश्चित करता है कि आदिवासी भूमि शहरी और ग्रामीण दोनों केवल अधिनियम के अनुसार ही विरासत में प्राप्त की जा सकती है, जिससे संतालों की अपनी भूमि पर शासन करने की स्वायत्तता सुरक्षित रहती है। ये आपने पता होगा, छोटा नागपुर का पठार उस झारखंड में है। ठीक है, उसी का है छोटा नागपुर काश्तकारी सीएनटी अधिनियम 1908। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक अधिनियम लाया गया है, जिसके तहत जिला कलेक्टर की मंजूरी के अधीन एक ही जाति और विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के बीच भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी गई है। साथ ही एक ही पुलिस स्टेशन क्षेत्र के भीतर आदिवासियों के बीच और एक ही जिले के भीतर दलितों के बीच भूमि का हस्तांतरण की अनुमति दी गई है। ठीक है, क्या क्या कहा है इन दोनों अधिनियम में, इसमें कहा है कि अंग्रेजों ने जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाने वाले कानून बनाए इसमें, और इसमें क्या है कि यार बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक अधिनियम लाया गया, कौन सा, जो जिला कलेक्टर मंजूरी देंगे, इसके अधीन एक जाति और विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के बीच भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी गई है। साथ ही पुलिस स्टेशन क्षेत्र के भीतर आदिवासियों के बीच और एक ही जिले के भीतर दलितों के बीच भूमि का हस्तांतरण की अनुमति देता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा वो देखेंगे हम अभी। हमने देखा सबसे पहले कि एक मिनट, हमने सबसे पहले देखा है कि जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वॉशिंग, वो अत्यधिक सक्रिय की हो गई है। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा है कि जो केरल का एरिया है, जो तिरुवनंतपुरम में राजकीय महिला विश्वविद्यालय, उनकी शोधकर्ताओं ने कृषि तटीय क्षेत्र में नारियल के छिलके से क्या बनाया है, उन्होंने सुपर कैपेसिटर बनाया है। ठीक है,
इस बारे में देखा है। उसके बाद जो भारत में अभी चल रहा है, इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसके बारे में जाना हमने। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान, जो कार्बनिक प्रदूषणों के विघटन करने में मदद कर सकता है, उन्होंने क्या विकसित किया है, कौन सा धातु विकसित किया, ऑक्साइड नैनो कंपोजिट, ठीक है। इसके बारे में जाना हमने। उसके बाद हमने जाना जो संताल विद्रोह हुआ था, उसके बारे में जाना है हमने, ठीक है। तो ये करंट अफेयर देखे, आपको इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है। मैं अभी पीपीटी डाल दूंगा क्लास के बाद आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना है आपको। और अगर कुछ क्वेरीज रहती है तो आप अपनी बुक में लिख के रखें। संडे को जो डाउट सेशन होगा उसमें आप पूछिए मुझसे, ठीक है। जो मैंने पीपीटी सेंड की है, जो नोट्स सेंड किए मैंने, उन नोट्स को एक बार पढ़ो आप। और जो बच्चे नए हैं वो हमारी पुरानी क्लासेस करें, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी या सीसैट की क्लासेस चालू हो चुकी है हमारी, उनको करते हो तो कैसे, आपको पीछे से जब तक आप करोगे नहीं, क्लास 1 से स्टार्ट नहीं करोगे, तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लास भी एक बार कर लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक वीक में पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं क्लास एंड करता हूँ। जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, जय हिंद।